सो वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस इन टुडेस लेक्चर। आज अपने डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट डे अपना एग्जाम का रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होगा। एज यू ऑल नो कि सीएमए इंटर का डीटी आईडीटी का अगर मैं बात करूं, सीएमए इंटर का डीटी आईडीटी का अगर मैं बात करूं, तो ग्रुप 1 का जो एग्जाम है सीएमए इंटर डीटी आईडीटी का, वो 14th ऑफ दिसंबर को है। ठीक है ना? वो कब है? 14th ऑफ दिसंबर को आपका सीएमए इंटर डीटी आईडीटी का एग्जाम है। ठीक है? तो 14th दिसंबर आपका एग्जाम है। ठीक है? उसके पहले मेरे पास दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जनरली, जो ओनली ग्रुप दे रहे हैं, वन ग्रुप सिंगल ग्रुप, या फिर जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं। ठीक है? तो 12th को आपका एग्जाम होगा, उसके बाद 13th को आपका ब्रेक होगा, और 14th को फिर आप नेक्स्ट एग्जाम देंगे जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं। ठीक है? बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं, तो इनका 12th को भी एग्जाम होगा, 13th को भी एग्जाम होगा, 14th को भी एग्जाम होगा। तो अपन सबसे पहले 14th ऑफ दिसंबर के एक दिन पहले 13th एज वेल एज 12th, ये दोनों दिन अपना बूस्टर रिवीजन सेशन आने वाला है। पहले आप ये चीज ध्यान रखना। 12th ऑफ दिसंबर एज वेल एज 13th ऑफ दिसंबर। 12th ऑफ दिसंबर को मैं डायरेक्ट टैक्स और 13th ऑफ दिसंबर को मैं इनडायरेक्ट टैक्स का बूस्टर रिवीजन सेशन लेने वाला हूं लाइव ऑन यूट्यूब। इसका टाइमिंग क्या होगा? आप जब एग्जाम देकर आओगे, लगभग आपका एग्जामिनेशन की टाइमिंग 2 से 5 पीएम है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं 7 पीएम से स्टार्ट करूंगा और ये 10-10:30 तक चलेगा। ठीक है? तो ये अपना 3-3 साढ़े 3 घंटा का जेन पैक्ड सेशन रहेगा। जो बच्चे रेगुलर एग्जाम दे रहे हैं, मतलब जिनका बोथ ग्रुप है, तो आपको 13th वाला सेशन आप आईडीटी मेरे साथ लाइव कर लेना। 12th वाला जो सेशन रहेगा वो हमारे यूट्यूब चैनल में रिकॉर्डेड रहेगा, वो आप रिकॉर्डेड सेशन देख लेना। उस 3 घंटे में मैं आपके साथ एकदम एग्जाम ओरिएंटेड वाला चैप्टर्स आपको टचअप कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा, और जो एकदम रेलिवेंट प्रोविजंस है जो एग्जाम में आने की चांसेस है, वो एक बार हम क्विक रिकैप्चुलेशन करेंगे। तो ये ज़रूर अटेंड करना, और अपने दोस्तों को भी ये अटेंड करने के बोलना, चाहे वो क्लासेस कहीं से भी ले। ये सब जो 2-3 घंटे के सेशंस होते हैं एग्जाम के एक दिन पहले, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है? तो ये मेरा पहला चीज़ है। आज का अपना जो वीडियो का टॉपिक है वो है लास्ट डे रिवीजन स्ट्रैटेजी। मैं आपको आज बताने के लिए आया हूं कि एग्जाम के एक दिन पहले या 2 दिन पहले, वट एवर टाइम यू हैव, आपको किस तरीके से अपना सीक्वेंसिंग करना चाहिए, कि कौन से टॉपिक्स को आप कितना देर किस सीक्वेंस में रिवाइज करेंगे, जिससे आपको 100% उसका बेनिफिट एग्जाम वाले दिन पता चलेगा। एक बात एकदम क्लियर है, डीटी आईडीटी पेपर 100 मार्क्स इज द मोस्ट लेंथीएस्ट पेपर यू विल एवर फाइंड इन योर सीएमए करिकुलम इंटरमीडिएट, as well as it is not possible to revise every chapter before examination। तो अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि सर मेरा तो छूट गया, रिवाइज मैं 100% नहीं कर पाया, तो दैट इज वेरी नॉर्मल। डोंट बी डोंट पैनिक योर सेल्फ, ओके? डोंट थिंक ओवर कि नहीं यार हम पूरा नहीं रिवाइज कर पाए। वेरी नॉर्मल होता है। डीटी आईडीटी इतना ह्यूज सिलेबस है कि आप सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो मैं आपको सिलेक्टेड चैप्टर्स इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंसिंग, मतलब जो प्रेफरेंस है, मतलब पहला चैप्टर आपको जो रिवाइज करना है वो ये है, पहले ही वो रिवाइज करना है, बाद में नहीं करना। तो बेसिकली जो प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स है उसको पहले दिया गया है। जो एकदम लीस्ट प्रायोरिटी वाले चैप्टर है तो उसको मैं दिया ही नहीं हूँ। ठीक है? जो ये 16 टॉपिक्स मैंने दिया है, ये वही सारे टॉपिक्स है जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने की चांसेस है। अलोंग विद साइड आई हैव आल्सो मेंशन्ड द प्रेफरेबल टाइम, कितना टाइम आपको लगना चाहिए एक पर्टिकुलर उस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए। ठीक है? सेकेंड पार्ट अपने डिस्कस करेंगे कि आपको रिविजन कहाँ से करना है। देखिए गाइस, रिवीजन करने के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप अपना डिटेल इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल निकाले। इंस्टीट्यूट मतलब मेरा जो स्टडी मैट दिया हुआ है वो आप निकाले। बट येस, जो मैराथन रिवीजन सेशंस मैंने आप लोग के लिए लिया है, ठीक है, उसका लिंक मैं दोबारा से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल में चेक कर लेना। आपको सब कुछ अगर देखना है तो वो मेरे मैराथन नोट्स और मेरे रिवीजन सेशंस को आप देख सकते हैं। प्लस जो जो चैप्टर्स मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है, उन चैप्टर्स का रिस्पेक्टिव मेरा जो स्टडी मैट है वो जाके एक बार फटाफट वहाँ पे गो थ्रू कर लेना। प्लीज़, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का आपके पास समय नहीं है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन रिविजन ऑफ द प्रोविजंस। जो प्रोविजंस आपने याद रखा है, जो प्रोविजंस एग्जाम में जिससे आपको
क्वेश्चंस के आंसर्स देने, वो प्रोविजंस आपको रिवाइज करना है। प्रैक्टिस करने का समय उस दिन नहीं है, प्रैक्टिस करने का टाइम सब चला गया है, ठीक है। तो वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन रिविजन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स बोथ, ठीक है। तो ये मैराथन रिवीजन सेशंस जो है, प्लस मेरा जो स्टडी मटेरियल आपको दिया हुआ है वहाँ से रेफर करके जो है अपना जो पोर्शंस कवर करेंगे। दूसरा, मैंने आपको बोल ही दिया कि मैं 12 दिसंबर एंड 13 दिसंबर, 14 दिसंबर को आपका एग्जाम है, 12th को मैं इवनिंग एंड 13th को मैं इवनिंग आऊँगा और आपके साथ पूरा रिवीजन कराऊंगा। 12th को डीटी का हो जाएगा, 13th को आईडीटी का हो जाएगा, ठीक है। तो जिनका सिंगल ग्रुप है, बोथ ग्रुप है, सब तरह के स्टूडेंट्स को क्या है, मौका मिलेगा कि हाँ उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं नॉर्मली एग्जाम के एक दिन पहले कराता था तो जो सिंगल ग्रुप वाले स्टूडेंट है उनका टाइम वेस्ट हो जाता था। तो आई हैव डिसाइडेड दिस टाइम कि नहीं, मैं 12th को डीटी और 13th को मैं आईडीटी, दोनों दिन जो है प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, तो एक एक करके हम कर लेंगे सर, ठीक है। तो ये था अपना सोर्सेज ऑफ रिविजन। एक बार मैं बिफोर गोइंग इनटू द रिवीजन स्ट्रैटेजी, मैं एक बार आपको पेपर पैटर्न बताने वाला हूँ। ये पेपर पैटर्न अपना 2 अटेम्प्ट्स के बेसिस पर है। 2 अटेम्प्ट्स यानी कि जो पेपर आपका दिसंबर 23 न्यू सिलेबस एज वेल एज जून 24 का जो पेपर आया था ना, वो एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न का पेपर आया था, ठीक है। एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न का पेपर आया था। जून 23 का पेपर थोड़ा सा पैटर्न अलग था, तो मैंने दिसंबर जून 24 के बेसिस पे ये पेपर पैटर्न मैंने आपके लिए डिस्क्लोज किया है, ठीक है। मैं पेपर पैटर्न आपके लिए मैंने डिस्क्लोज किया है। ये दिसंबर 23 एज वेल एज जून 24 अटेम्प्ट है, तो इसी के बेसिस पे दिसंबर 24 का किस तरह का पेपर पैटर्न बन सकता है वो चैप्टर्स मैंने एक जगह लिखा है। तो देखो एमसीक्यू, एज यू ऑल नो कि एमसीक्यू तो क्वेश्चन 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चंस रहेंगे इनटू 2 मार्क्स ईच, 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू रहेगा, ये मिक्स रहेगा, ठीक है। इसमें आपका 16 डीटी, 14 आईडीटी, 18 12 कोई भी रेशियो हो सकता है, 15 15 14 16, एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है। तो ये तो एमसीक्यू पैटर्न रहेगा। एमसीक्यू के कैसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपके माइंड में बहुत चीज चल रहा है, प्लीज वेट, ठीक है। मेरा पूरा सेशन ओवर होने दो, उसके बाद अगर कोई क्वेरी होगा तो मैं लूंगा। क्वेश्चन 2 जो आएगा आपका एमसीक्यू के बाद, उसका डीटी, पहले डीटी वाला पार्ट रहता है, फिर आईडीटी वाला पार्ट रहता है। 2A का पहला क्वेश्चन रहेगा आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस प्लस स्कोप ऑफ टोटल इनकम, वेयर यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड आउट द स्टेटस एज वेल एज टू फाइंड आउट द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। तो ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में प्रिंटेड है। इस चैप्टर को अपने को अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट जो 2 का बी आएगा वो आएगा सैलरीज से, ठीक है। नाउ व्हेन सैलरीज विल बी आस्क्ड तो बी केयरफुल अबाउट डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है कि ऑप्शनल टैक्स रेजिम है, अकॉर्डिंगली टैक्स रेट क्या है, एवरीथिंग आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। परक्विजिट्स का टैक्सेबिलिटी क्या होगी, अलाउंसेस की एग्जेम्पशन क्या होगी, वो सब चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्पेशल मेंशन होना चाहिए आरएफए में, ठीक है। आरएफए में अमेंडमेंट है, आरएफए को अच्छे से पढ़ के जाना इस बार, रेंट फ्री अकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का जो पार्ट ए है वो है हाउस प्रॉपर्टी का। हाउस प्रॉपर्टी से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रेंटल वैल्यू दिया रहता है, सब कुछ दिया रहता है। आपको डीएलओपी वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको H1 H2 H3, वो 3 घर है, तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वैसा क्वेश्चन भी आ सकता है। इंटरेस्ट का ओवरऑल लिमिट 2 लाख है, ये सब कुछ आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट 3B जो होता है वो डायरेक्ट पीजीबीपी का क्वेश्चन होता है। जब मैं डायरेक्ट पीजीबीपी का बात करता हूं तो यहाँ पे मतलब क्या, यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कंप्यूट प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो यानी कि आपको पूरा पीजीबीपी चैप्टर से जितने भी डिडक्शंस आपने पढ़ा है, जो भी आपने डिसअलाउंसेस पढ़ा है, जो भी डेप्रीसिएशन आपने पढ़ा है, हो सकता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। तो ये पीजीबीपी से एक क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन। तो 3B हो गया आपका पीजीबीपी। आप ध्यान दो, आपका 5 हेड्स ऑफ इनकम में 3 हेड्स ऑफ इनकम यहाँ पे कवर हो गया। बेसिकली पांचों हेड ऑफ इनकम से इंस्टीट्यूट आपसे सवाल पूछ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके एग्जाम में, 5 हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो सैलरी हो गया, एचपी हो गया, फिर 3B क्या हो गया, पीजीबीपी। 4A क्या हो गया, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एकदम। आपको क्या दिया रहेगा, आपको सेल कंसिडरेशन दिया रहेगा, आपको कॉस्ट दिया रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा, और फिर आपको कैपिटल गेन पूछ लिएगा, ठीक है। तो इंडेक्सेशन फैक्टर कैसे यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ ऑल दिस रिस्पेक्ट, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज 4B, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। गिफ्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, बहुत सारे
पोर्शंस है, सोर्सेज है जहाँ से आपकी टैक्सेबिलिटी अराइज होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। नेक्स्ट आपका 5A और 5B होता है, ये लास्ट क्वेश्चन होता है डीटी का। दिस इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड टोटल इनकम। ये जो टोटल इनकम होता है ना, इस टोटल इनकम में डिडक्शंस भी टेस्ट हो जाता है। इस टोटल इनकम में डिडक्शंस भी टेस्ट हो जाता है। टोटल इनकम यानी कि ग्रॉस इनकम माइनस डिडक्शंस, टोटल इनकम प्लस इसके साथ साथ आपसे टैक्स लायबिलिटी भी यहाँ पूछा जाता है। ठीक है, तो जनरली जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना जिसमें टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है, वो यही वाला क्वेश्चन होता है। कौन सा? 5B टोटल इनकम वाला क्वेश्चन होता है। अब आप इसमें नोटिस किए होंगे कि सर इसमें बहुत सारे चैप्टर्स तो इंस्टीट्यूट ने टेस्ट ही नहीं किया। अरे भाई, यही तो बेस्ट पार्ट है DTIDT का, कि तुम्हारा इतना सारा चैप्टर्स है, सिलेबस है, बट अल्टीमेटली तुम्हारा जो मार्क्स है वो खाली 50 मार्क्स है। ठीक है, वो खाली 50 मार्क्स है, तुमसे सारा चैप्टर्स पूछा ही नहीं जाएगा। तो ये जो मैंने बताया, ज़रूरी नहीं कि यही आपके एग्जाम में दिसंबर 24 ऑनवर्ड्स आ जाए। हो सकता है सेट ऑफ के इंस्टीट्यूट आपको TDS TCS से टेस्ट कर ले, हो सकता है किसी और चैप्टर के अलावा रिटर्न ऑफ इनकम से टेस्ट कर ले। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि ये जो मैंने लिखा है इसी हिसाब से आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर बता दिया। ये दिसंबर 23 जून 24 एग्जैक्टली यही फॉर्मेट फॉलो किया गया है। ठीक है, पर जून 23 और उसके अर्लियर टर्म में ये फॉर्मेट फॉलो, जून 23 से तो आपका न्यू सिलेबस स्टार्ट हुआ है, तो जून 23 ऑनवर्ड्स अगर मैं न्यू सिलेबस को इंटरप्रेट करूँ तो जून 23 एक हल्का सा थोड़ा डिविएशन था, बाकी दिसंबर 23 जून 24 एग्जैक्टली सेम पैटर्न आया है। ठीक है, यानी TDS TCS से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो TDS TCS हो गया, रिटर्न ऑफ इनकम हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, इंटरेस्ट लाइबिलिटी हो गई, एग्जेम्पशंस हो गई, एग्रीकल्चरल इनकम हो गई, ये सारे चैप्टर से नहीं पूछा गया, बट इट कैन बी टेस्टेड इन योर टर्म। ठीक है, बट ये अपना जनरल रहा है सर। अगर आप देखो 2 3 4 5 4 क्वेश्चंस जो आए हैं, 4 क्वेश्चंस जो आए हैं इनटू 14 मार्क्स ईच, ठीक है, 56 मार्क्स का, ये आपका DT से आया है। कहाँ से आया है? DT, डायरेक्ट टैक्स। अब 3 क्वेश्चंस जो आए हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चंस जो आए हैं वो आपका IDT से आया है। तो एक चीज़ आप फॉर श्योर है, CMA इंटर में DT में आपका ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है एज कम्पेयर टू IDT। यानी अगर आपको 7 क्वेश्चंस में 5 करना है, तो ये 7, ध्यान से देखना, ये 7 जो है इसका ब्रेकअप क्या पता है? इसका ब्रेकअप है 4 DT से आ रहा है और 3 IDT से आ रहा है। तो अगर कोई स्टूडेंट IDT में अच्छा है तो क्या करेगा? तीनों का तीनों IDT वाला करेगा और 2 DT वाला करेगा। कोई स्टूडेंट अगर DT में अच्छा है तो चारों का चारों DT का कर लेगा और एक IDT का करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बोलते हैं ना कि एक तो लिवरेज मिलता है आपको, कि आप चूज कर सकते हो कि आप DT वाला पार्ट ज़्यादा करें कि आप IDT वाला पार्ट ज़्यादा करें। ठीक है, तो ये दोनों अटेम्प्ट में देखा गया है कि DT से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है और IDT से कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बट दिस ट्रेंड माइट चेंज एनी टाइम। ऐसा कोई इस्टेब्लिश ट्रेंड नहीं है, ये खाली ट्रेंड मैंने बताया है। अब आपके टर्म में क्या आएगा वो तो भगवान नहीं जाने सर। क्वेश्चन 6 7 8 इसमें मेरे को थोड़ा सा मतलब एक तो क्या बोलते हैं ना, एक तो कैची लगता है। क्वेश्चन 6 7 8 3 क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था कि सर थ्योरी क्वेश्चन आता है क्या? यस आता है। IDT में एक क्वेश्चन आपका थ्योरी रहेगा सर। IDT में एक क्वेश्चन आपका थ्योरी रहेगा और वो थ्योरी रहेगा एकदम इजी वाले पार्ट से, दैट इज बेसिक्स ऑफ IDT। इफ यू रिमेंबर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ GST, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ GST, व्हाट इज GST एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ GST एंड हाउ द GST हैज व्हाट आर द टैक्सेस व्हिच हैव बीन सबज्यूम्ड इन GST। समझ में आ रहा है? तो ये सब जो क्वेश्चंस है ना, इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन बी एक्सपेक्टेड दैट दे विल टेस्ट टू द थ्योरी। तो ये थ्योरी वाला पार्ट है ना, ये थ्योरी वाला पार्ट जनरली मैंने देखा बच्चे छोड़ देते हैं, और ट्रस्ट में यही वहां पे उनको प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ये थ्योरी इतना इजी होता है। तुम सोचो, तुम एक डायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन को अवॉइड कर सकता है जो इतना लंबा क्वेश्चन है, और तुम इतना इजी थ्योरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। तो ट्रस्ट में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला पार्ट है, जो मेरा मैथ का फर्स्ट चैप्टर है, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छे से पढ़ लेना। वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट में एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा पूछा गया है, ओल्ड सिलेबस में भी पूछा गया है और न्यू सिलेबस में भी पूछा गया है। ठीक है, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट दैट। ओके गाइस, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दैट। ये हो गया अपना बेसिक्स। अब आप देखो, ध्यान दो, आईडीटी में भी तुम देखा होगा कि इतना नंबर ऑफ क्लासेस हम लोग लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे खाली इतना ही क्वेश्चंस आता है। बट वी कांट हेल्प इट गाइस, एनीथिंग कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। मैंने ये सारा टॉपिक्स यहाँ पे लिखा है कि लास्ट 3 टर्म्स में इंस्टीट्यूट ने कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन 7A में देखा गया कि कॉम्पोजिशन स्कीम,
या रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में पूछा जाएगा हु इज लायबल टू पे टैक्स, तो यू शुड बी नोइंग लाइबिलिटी रेसिपिएंट पर है कि फॉरवर्ड चार्ज पर है। कॉम्पोजिशन स्कीम में पूछा जाएगा कि टैक्स लाइबिलिटी कितना है, कौन एलिजिबल है कि नहीं है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 7B 7 मार्क्स है। टाइम ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन आ जाएगा या वैल्यू ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन आ जाएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई समझते हो, 15 A 15 इस तरह के जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। मतलब 15 हो गया, 15 हो गया, ठीक है, 15 हो गया। यहाँ तक कि CMA इंटर में तो वैल्यूएशन रूल्स भी आपको पढ़ाया गया था, रूल 27 28, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर। ठीक है, तो बी केयरफुल विद दिस। यहाँ पे अपने को इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो कॉम्पोजिशन स्कीम RCM। 7B हो गया टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगेन एकदम दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही, टाइम ऑफ सप्लाई से आ जाए या वैल्यू ऑफ सप्लाई से आ जाए। अच्छा, एक बार मेरा बात ध्यान से सुनना, प्लेस ऑफ सप्लाई आप लोग के सिलेबस में है, ठीक है। जो इंस्टीट्यूट का नया मटेरियल है उस नया मटेरियल के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई अपने सिलेबस में है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई में जो सेक्शन 10 है, 11 एंड 12 है, ये 3 सेक्शन तो तुमको अच्छे से करके जाना चाहिए। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन 3 टर्म में नहीं पूछा गया था क्योंकि उस समय सिलेबस में नहीं था, बट अभी इन्होंने डाल दिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा सर। ठीक है, तो एक बार गो थ्रू कर लेना, इजी है। नहीं, अगर आपको समय मिले, अभी भी आपने नहीं किया, तो मेरा रिवीजन क्लास देख लेना, प्लेस ऑफ सप्लाई का मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसका एक सेपरेट रिवीजन वीडियो भी है। नेक्स्ट 8A में क्या है, या तो रजिस्ट्रेशन से आएगा। आप देख रहे हैं मैंने स्लैश लिया क्योंकि सब नहीं पूछा जा सकता, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। या तो रजिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आएगा या तो इनपुट टैक्स क्रेडिट से क्वेश्चन आएगा। तो अलग अलग टर्म में अलग अलग आया, तो मैंने दोनों दे दिया। एक क्वेश्चन आपको कस्टम से भी मिलेगा, एक ही क्वेश्चन आएगा कस्टम से। दैट कैन बी थ्योरेटिकल, दैट कैन बी प्रैक्टिकल। अगर प्रैक्टिकल होगा तो वैल्यूएशन क्वेश्चन से ही पूछेंगे, और अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप मान के चलो कि आपको अगर DTIDT में अच्छा स्कोर करना है तो यू हैव टू हैव अ वेरी सॉलिड प्लान फॉर रिवीजन, एंड एवरीथिंग शुड बी प्लान इन एडवांस की एग्जीक्यूशन मुझे कैसे करना है। ठीक है, एग्जाम वाले दिन ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मेरा तीसरा आज अभी मैंने फर्स्ट सेट बता दिया आपको वीडियो का, एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न। नेक्स्ट अपना होने वाला है कि अपना एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या होगा, व्हाट विल बी आवर एग्जाम स्ट्रैटेजी। तो एग्जाम स्ट्रैटेजी मैं बाद में डिस्कस करूंगा लास्ट में, कि एग्जाम पेपर वाले दिन आपको क्या करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। तो पेपर पैटर्न आई होप आपको क्लियर हो गया सर। ठीक है, पेपर पैटर्न आपको क्लियर हो गया, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अपार्ट फ्रॉम MCQ। अब एक बार आप वेटेज देख लो, वेटेज इन द सेंस की रिवीजन स्ट्रैटेजी अपने को किस सीक्वेंस में करना चाहिए। देखो गाइज, ये एकदम 100% टेस्टेड है, इसमें आप अपना माइंड मत लगाना। DT को पहले मत उठा लेना, पहले IDT को उठाना। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स बीइंग वेरी वास्ट, डायरेक्ट टैक्स एक बार स्टार्ट कर लेंगे तो क्या होता है ना, थोड़ा सा माथा भारी हो जाता है, और IDT थोड़ा कंपैरेटिवली इजियर है देन डायरेक्ट टैक्स। तो आई वुड सजेस्ट, क्योंकि इक्वल वेटेज है, बेटर यू टेक अप विथ इजी पेपर। ठीक है, जो इजी पार्ट है उसको पहले उठाइएगा, IDT से रिवीजन स्टार्ट करना, DT बाद में करना। ठीक है, तो IDT से आप अपना रिवीजन स्टार्ट करोगे। IDT में आप पहले कौन सा टॉपिक्स करोगे, ये सारे टॉपिक्स करोगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैल्यूएशन। वैल्यू सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वैल्यूएशन रूल में टाइम लगेगा, यहाँ पे 1 घंटा मैंने आपको दिया है। ठीक है, अब ये जो मैंने नंबर ऑफ आवर्स दिया, ये मैंने टेंटेटिव दिया है, इससे कम ही लेना, ज़्यादा तो मत लेना। नेक्स्ट आपका टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर ये 15 हो गया। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13 एंड सेक्शन नंबर 14 ऑफ CGST एक्ट। ये हो गया आपका आधा घंटा वाला पार्ट। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई, ये हो गया सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12। 13 इतना रेलिवेंट नहीं है, 10 11 12 कर लेना, मोर देन सफिशिएंट। 1 घंटा आपको प्लेस ऑफ सप्लाई में देना है। फिर है इनपुट टैक्स क्रेडिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इनपुट टैक्स क्रेडिट तो ऐसा चैप्टर है कि मतलब क्या बोलते हैं ना, कि नहीं भी आएगा, जो भी आएगा तुमको करके जाना है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट चैप्टर है। यहाँ से बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये आपको मैं एग्जाम के एक दिन पहले कवर कराऊंगा, डोंट वरी। बट आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट से क्वेश्चन बन सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट से आपके एग्जाम में 17 सब सेक्शन 5 जो ब्लॉक्ड ITC हो गया, सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स हो गया, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 टाइम लिमिट हो गया, 16 सब सेक्शन 2 कंडीशंस हो गया। तो 2 घंटा अपने को इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए भी रखना चाहिए, 2 घंटा अपने को ITC के लिए भी रखना चाहिए, 2 घंटा में आपको रिविजन करना है आफ्टर प्लेस ऑफ सप्लाई। चार्ज ऑफ GST में बेसिकली बस RCM में 93993 वाला और 95 वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये 2 सेक्शन अच्छे से कर लेना, 1 घंटा काफ़ी है इसमें।
इलेक्ट्रॉनिक वेबल छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, बट एग्जाम में टेस्टेड होता है, अपने बार बार रिवीजन नहीं करते तो अपने भूल जाते हैं। ई वेबल को भी बेटा एक बार रिवाइज कर लेना, उसमें आपका डिस्टेंस क्या होगा, वैलिडिटी क्या होगी, ठीक है, ये सब आपके एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू में सब पूछा जा सकता है। अच्छा, मैंने जो आपको ये सब बताया ये तो खाली बेटा डिस्क्रिप्टिव था, इसके अलावा जो चैप्टर्स है वो एमसीक्यू में कहीं ना कहीं टेस्ट हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। वो एमसीक्यू में कहीं ना कहीं टेस्ट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि तुमको खाली यही कवर करना है, ठीक है, एमसीक्यू में भी वो टेस्ट हो जाता है। मैं तुम्हें खाली सब्जेक्टिव पैटर्न वाला डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ अभी एमसीक्यू वाला वाला पैटर्न मैंने डिस्कस नहीं किया, तो एमसीक्यू पैटर्न में भी कहीं ना कहीं आपका एक कवर हो जाता है दूसरे दूसरे चैप्टर्स, तो आपको कवरेज पूरा करके जाना पड़ेगा। ई वेबल क्या हो गया, 1 घंटा। इसके बाद कस्टम्स का जो वैल्यूएशन पार्ट है, एफओबी, सीआईएफ, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ये सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। प्लस इसमें जो कस्टम ड्यूटी किस रेट पे लगता है, क्या रेट है, क्या किस तरह का कैलकुलेशन है, ये 1 घंटा मोर देन सफिशिएंट है फॉर कस्टम्स, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स हो गए आपके जो कि आपको आईडीटी में रिवीजन करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो मैंने नहीं दिया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको एक आइडियल सिचुएशन बताया कि एक स्टूडेंट अगर मेरे से पूछे कि सर मेरे को एग्जाम के एक दिन पहले कौन कौन से टॉपिक्स करना है, तो ये ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास समय बच रहा है तो प्लीज़ बाद बाकी टॉपिक्स में समय दीजिए, ठीक है, बट इतना करके चला जाओ तो ठीक है। इसके बाद अगर इफ़ यू आर हैविंग एनी टाइम, प्लीज़ यूज़ इट फॉर अदर टॉपिक्स टू। देन आप आ जाओ डीटी में। तो डीटी में आप देखो मोटा मोटी अपने यही डिसाइड किए जो जो चैप्टर्स आपके एग्जाम में आ रहा है उसको अपने कवर करेंगे, बट सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान दो, मैंने एक बार में सारा टफ चैप्टर्स नहीं उठाया, मैंने स्लोली स्टार्ट किया विद रेसिडेंशियल स्टेटस जो सबसे इजी टॉपिक है, आधा घंटा। फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, आपको लॉसेस का टाइम लिमिट कितना कैरी फॉरवर्ड होगा, किसके साथ सेट ऑफ हो सकता है, कौन से इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकता है, वो अपने को पढ़ना है। हाफ एन आवर में रिविजन करो। सैलरी एकदम इजी चैप्टर है, एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेना विथ एग्जेम्पशंस, खासकर पीएफ 115 बीएसई, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, आपका सैलरी का क्या बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, और परकोजेट्स की वैल्यूएशन, ये सब आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। इसमें 1 घंटा देना, अच्छे से देना, यहाँ से इफेक्टिवली आपके एग्जाम में क्वेश्चन मार्क्स उठता है। कैपिटल गेन में सबसे ज़्यादा रेलिवेंट आपका 50C वाला प्रोविजन, 50C वाला प्रोविजन बहुत रेलिवेंट है। प्लस वो शेयर वाला जो अपने पढ़े थे, याद करो, 31 जनवरी 18 वाला जो प्रोविजन अपने पढ़े थे, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये दो बहुत ज़्यादा टेस्टेड होता है एग्जाम में। इंडेक्सेशन कब होता है कब नहीं होता है ये भी रेलिवेंट है, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाना कैपिटल गेन में, ठीक है। कैपिटल गेन में इस फाइनेंस एक्ट में बहुत अमेंडमेंट्स आए, बट वो दिसंबर 24 के लिए रेलिवेंट नहीं है, तो आप रेस्ट अश्योर्ड रहिए, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है। नेक्स्ट, कैपिटल गेन के साथ अदर सोर्सेज के साथ भी लिंक होता है, जैसे 50C और 56 to 10, ठीक है, 50C और 56 to 10, ठीक है, 50C 50C और 56 to 10, ये दोनों जो पोर्शन है ये अपना कनेक्टेड होता है अदर सोर्सेज के साथ। पीजीबीपी हो गया, पीजीबीपी तो भैया 2 घंटा लगेगा, तो पीजीबीपी को पहले 4-5 चैप्टर करने के बाद पीजीबीपी उठाना, स्टार्टिंग में मत उठा लेना। उसके बाद डिडक्शंस होगा, डिडक्शंस में आपको सारे सेक्शन नंबर्स लर्न करने पड़ेंगे, एटीसी है, ट्रिपल सी है, सीसीडी है, डीडी है, मैंने मिनोमिक्स के साथ पूरा लर्न करा है। इन केस अगर आपको याद नहीं है तो एक बार मेरा रिवीजन क्लास देख लेना, 1 घंटा डिडक्शंस में लगेगा। टीडीएस टीसीएस भी बहुत लंबा टॉपिक है, अगेन यहाँ पे आपको खाली रेट्स याद रखना है कि टीडीएस के रेट्स क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, ठीक है, और एग्जेम्पशंस इफ एनी, ठीक है, ये 3 चीज आपको याद रखना है, और उसमें 1 घंटा मोर देन सफिशिएंट है टीडीएस का रेट्स एज वेल एज टीसीएस का रेट्स। रिटर्न ऑफ इनकम, इनकम टैक्स रिटर्न में इस बार आपके एग्जाम में अपडेटेड रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 139(8)(a), 139(8)(a अपडेटेड रिटर्न आपका फाइल करोगे, कब नहीं कर सकते हो। उसके साथ साथ 140B में टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न जो अपने क्लासेस में कवर किए थे, ये भी रेलिवेंट है, इसको भी अच्छे से कवर करके जाना। अब देखो इसके बाद आप बोलोगे, काफ़ी स्टूडेंट के माइंड में आ रहा है सर जीएसटी में भी तो रिटर्न्स है, जीएसटी में भी तो इनवॉइस है, क्या ये रेलिवेंट नहीं है? देखो अगेन आई हैव टोल्ड यू, ये सब तो करना ही है, इसके बाद अगर टाइम बचे तो जीएसटी का रिटर्न्स इनवॉइसेस कर लेना, बिकॉज डेफिनेटली वो सब एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा अच्छे से इंस्टीट्यूट टेस्ट करता है, ठीक है। एमसीक्यूज में बहुत टेस्ट होता है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जीएसटी रिटर्न नहीं करा तो चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा बेटा, लीना नहीं चलेगा। आपको डेबिट नोट, देखो जो चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ उसका ये मतलब नहीं है कि चल जाएगा, ठीक है। मैं सब्जेक्टिव पार्ट का बता रहा हूँ, एमसीक्यू बहुत अलग लेवल का आता है, एमसीक्यू में सब कुछ देखो, अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट सब टेस्ट कर लेता है, वो सारे चैप्टर से सवाल पूछेगा, कोई एमसीक्यू में पूछ लेगा, कोई सब्जेक्टिव में पूछ लेगा, मिक्स पूछ लेगा, बट एवरीथिंग विल बी टेस्टेड, गोज विदाउट सेइंग। तो ये था अपना लास्ट डे रिवीजन स्ट्रैटेजी, ठीक है, ये रिवीजन स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे। मोटा मोटी 16 आवर्स आ रहा है मेरा, ठीक है, 16 आवर्स में आपको किसी भी तरह से सब कुछ कवर करना है, एंड आई एम श्योर कि आपके पास भी 16 आवर्स ही रहेगा, ठीक है। आप 2 to 5 PM आपका एग्जाम है, आप 7 बजे अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 7 PM टू
मान लो मिडनाइट तक आप पढ़े, फिर अगले दिन आप सुबह 6 बजे से जो है अपने 1 PM तक आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 7 आवर्स हो गया, यहाँ पे आपका 5 आवर्स हो गया, बीच में 2-3 घंटा मैनेज कर लेना, जैसे भी मैनेज होगा देख लेना। ठीक है, मैंने ऐसे रफ कैलकुलेशन किया। सोर्सेज ऑफ रिविजन मैंने बता दिया, पेपर पैटर्न हो गया। अब आपका एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? देखो एग्जाम स्ट्रैटेजी मैंने बहुत बार समझाया है, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ कि एग्जाम में आपको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पेपर का जो रीडिंग टाइम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो रीडिंग टाइम है आप उसको सबसे अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, उसको अच्छे से बेनिफिट आपको मिलना चाहिए उससे। रीडिंग टाइम में सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप सारे क्वेश्चंस को पढ़िए। जस्ट रीड द क्वेश्चंस, यू नीड टू रीड द क्वेश्चंस। ठीक है, आपको क्वेश्चंस मैक्सिमम जो है पढ़ने में फोकस करना है, और क्वेश्चन पढ़ते अगर आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि नहीं मेरे से हो जाएगा, तो उसको मार्क कर लीजिए। और क्वेश्चन पढ़ते अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो मेरे से होगा ही नहीं, तो उसको क्रॉस लगा दीजिए। पहले क्रॉस लगाइए और मार्क करिए, वो वाला काम करिए। पहले क्वेश्चन का आंसर निकालने पे टाइम वेस्ट मत करिए। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि सर अपना पेपर का अपने जो अटेम्प्ट करेंगे उसको कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करेंगे, कौन से क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करेंगे। आपको सीक्वेंसिंग डिसाइड करना है। तो जो आप सीक्वेंसिंग डिसाइड करेंगे, उस सीक्वेंसिंग डिसाइड करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई सीक्वेंसिंग मेरा किस तरीके से होगा। तो उसमें आपका जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, जो आपको सबसे बेस्ट आता है, वो आप सबसे पहले करेंगे। मतलब जो आपका सबसे बेस्ट, मतलब फटाफट, मतलब टाइम वाइज एज वेल एज मार्क्स वाइज, दैट इज बेस्ट फॉर यू। टाइम में आपको कम लगेगा और मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, तो वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो लग रहा है नहीं नहीं मेरे को थोड़ा टाइम तो लगेगा बट मेरा हो जाएगा, तो वो मीडियम में आता है, और बाद में लीस्ट प्रायोरिटी आता है। समझ में आ गया? तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आपको कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं। मेरे हिसाब से 40 मार्क्स तो आपको सबसे पहले एकदम एफिशिएंटली फोकस करके अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे आप पास तो हो गए कम से कम। नो गोज विदाउट सेइंग कि आप पास हो जाएंगे। 40 मार्क्स आपको कोई रोक नहीं सकता गाइस। 40 मार्क्स में आप कोई भी इधर उधर नहीं करेंगे। फोकस ऑन स्कोरिंग द फर्स्ट 40 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? आप 40 मार्क्स स्कोर कर लिए। अब आपको मैंने दिखाया, आप बड़े बड़े क्वेश्चंस देख रहे हैं, कोई भी 2 बड़े क्वेश्चन सेलेक्ट करिए जो कि आपका सबसे बेस्ट टॉपिक है। ठीक है, कोई भी 2 क्वेश्चन जो आपका सबसे बेस्ट टॉपिक है, और ये सारा क्वेश्चन सा सिलेक्शन रीडिंग टाइम में हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, उसके बाद आपको मन करे तो आप एमसीक्यूज पहले भी देखो, ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, मैंने एक बेसिक बनाया है, बट एक स्टैंडर्ड रूल नहीं। आप चाहे तो एमसीक्यूज पहले भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो एमसीक्यूज पहले भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। 40 मार्क्स में हो सकता है आपने एमसीक्यूज पहले सॉल्व कर लिया, जो जो एमसीक्यूज आपको अच्छे से आता है उसको सॉल्व कर लिया, जो नहीं आता उसको लेफ्ट कर दिया, लीव कर दिया। तो एमसीक्यूज का सेक्शन जो होता है ना, वो कब करना चाहिए? जनरली जब आपको लग रहा है कि अभी मेरा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया है मोटा मोटी, मैं ज़्यादा और नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ अपना ब्रेन्स, तो एमसीक्यू क्या करता है ना, दिमाग को शांत कर देता है, और एमसीक्यू फटाफट क्या है, सॉल्व आउट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक बड़े क्वेश्चन उठाइए, फिर एमसीक्यू करिए, और लास्ट में रिमेनिंग पेपर को स्मूथली कंप्लीट कर दीजिए। मतलब सर आपको थोड़ा सा क्या है ना, इस तरीके से वेव लेना पड़ेगा, एक साथ नहीं। पहले 40 नंबर अटेम्प्ट कर लिया, फिर 1-2 क्वेश्चन बड़ा अटेम्प्ट कर लिया, फिर एमसीक्यू कर लिया, फिर एक बड़ा कर लिया। इस तरीके से जो है अपना पेपर को मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू शुड प्लान योर एग्जाम मैनेजमेंट। 15 मिनट जो आपको मिलेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको ये सीक्वेंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा कि मैं सबसे पहले, अच्छा इसमें यही डिसाइड कर लो कि एमसीक्यू मुझे पहले करना है कि नहीं करना है। वो एमसीक्यू पढ़ के तुमको समझ में आ जाएगा कि नहीं मेरे से हो रहा है। ठीक है, एंड आई एम वेरी श्योर कि सिंस सीएमए स्टूडेंट्स के लिए केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू नहीं आता है, तो एमसीक्यू शुड नॉट बी अ कॉज ऑफ वरी। तो जो जो थोड़ा सा ट्रिकी एमसीक्यू रहता है उसको एक बार छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दो इन द सेंस रीडिंग टाइम में उसको मत देखो। रीडिंग टाइम में तुमको ये पता चल जाना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे नहीं करना है, मुझे किस सीक्वेंस में करना है। ये स्ट्रगल मत करना वो 3 घंटे में। ठीक है, जितने मेरे माइंड में चीज आया मैं सोचा कि मुझे आपको बताना है, शेयर करना, मैंने आपके साथ सब शेयर कर दिया। रिवीजन स्ट्रैटेजी बता दिया, सोर्सेज ऑफ रिवीजन बता दिया, पेपर पैटर्न तक बता दिया, एग्जाम स्ट्रैटेजी बता दिया। I hope that this will be a very very useful सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, एंड इससे आप बहुत चीज़ सीखेंगे, और आप इसको अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका 15-20 नंबर तो बढ़ना ही बढ़ना है। जो चीज़ शायद आपको नहीं पता था अब आपको पता चल गया है गाइस। ठीक है, DT IDT का अगेन आई एम रिपीटिंग, याद रखना कि मैं 14th को आपका एग्जाम है, तो 14th के 2 दिन पहले 12th को मैं आऊँगा और 13th को भी मैं आऊँगा। स्पेशली जिन स्टूडेंट्स का सिंगल ग्रुप है तो उनको दोनों मौका मिल जाएगा। पहले मैं एक दिन DT करा दूंगा, एक दिन मैं IDT करा दूंगा। ठीक है, 7 PM से अपने सेशन रखेंगे, सो दैट आप एग्जाम के बाद जब घर आ जाओ थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर आप 7 PM से जो है मेरा सेशन अटेंड कर सकते हो, लाइव रहेगा ये। ठीक है,
सो दैट्स इट गाइस, वेरी यूजफुल सेशन, ऑल एमसीक्यू, मेन सपोर्टिंग स्टेटमेंट एंड सम सोल्यूशन लिखना है क्या, नहीं लिखना है सर, ठीक है। एग्जाम के क्वेश्चन में जो पूछेगा खाली चूज द करेक्ट आंसर, तो बस करेक्ट आंसर ही आपको चूज करना है। एमसीक्यू कहाँ से करें, आपको एमसीक्यू जो है मेरे सेवियर बुक से कर लीजिए। मेरे सेवियर बुक में मैंने सारे एमसीक्यूज दे के रखा है, सीए स्टूडेंट्स का, सीएमए स्टूडेंट्स का, सबका एमसीक्यूज एक जगह सेवियर बुक में कंपाइलेशन किया गया है सर, ठीक है, वहां से आप कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। जो बच्चे अच्छे से कर रहे हैं, आई एम वेरी श्योर कि भगवान आपके साथ है। प्लीज़ उसको अंदर से थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिए, कॉन्फिडेंस लूज मत करिए, कुछ भी हो जाए ठीक है, अपने अपने पास हो जाएंगे और अच्छा नंबर से पास होंगे। ये माइंड में अपने, ये दिल में और ये माइंड में अपने पास साथ रखना। डीटीआईडीटी के पहले वाला जो आपका पेपर है उसके वजह से डीटीआईडीटी पेपर सॉल्व मत करना, प्लस अगर डीटीआईडीटी पेपर खराब मत करना, और डीटीआईडीटी पेपर अगर आपका टफ आ भी गया तो इसके वजह से नेक्स्ट पेपर को डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। जो भी होगा एग्जाम के बाद में बात करेंगे, जो भी होगा अपने क्या बोलते हैं उसका रिव्यू अपने बाद में करेंगे। बट डीटी आईडीटी एक ऐसा पेपर है जो ना तो आपका बहुत डिफिकल्ट आएगा ना तो बहुत ईजी आएगा, वो हमेशा एवरेज लेवल पे ही रहेगा सर। तो यू नीड टू प्री प्लान योरसेल्फ कि नहीं ये पेपर एवरेज रहेगा, मेरे को बस जो है ठीक से करना है सॉल्व, और मेरे को प्री प्लान मैनर में जाना है। मुझे पहले से ही पता है कि 100 में से 70 क्वेश्चन ही मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जो डिफिकल्ट होंगे, जो ईजी रहेंगे 30 मार्क्स तो डिफिकल्ट होंगे। आप पहले से सोच के जाना, तो जब तुम पेपर देखेगा तुम लगे अरे यार ये तो ईजी है, तो ईजी है। कोई स्टूडेंट पहले से ही सोच के जाता है ना एकदम ईजी पेपर आएगा, उसको डिफिकल्ट लगता है। पहले से सोच के जाना पेपर डिफिकल्ट आएगा, तो पेपर तुमको हमेशा ईजी लगेगा सर, ठीक है ना। सर एमसीक्यू तो और मैं करना है, यस ओएमआर में करना है। ओएमआर तो ईजी हो गया ना, आपको खाली ओएमआर में करना है, तो इसका मतलब अब तुमको कोई रीजनिंग लिखना ही नहीं है। तुम एमसीक्यू खाली किस में लिख देगा, ओएमआर शीट में जो है एमसीक्यू का टिक लगा देगा। तो अब इंपॉर्टेंट है कि तुम फाइनल आंसर ही ओएमआर में लिखना, ठीक है। अब तुम रबड़ से मिटाएगा ना ऑल, तो क्या है ना कि जब वो इवैल्यूएशन में जाएगा तो हो सकता है तुम्हारा फालतू में कंप्यूटर मार्क्स काट लेगा, कंप्यूटर करेगा सब कुछ, ठीक है। तो हो सकता है कि तुम्हारा कहीं इंक अगर वो पकड़ लिया कंप्यूटराइज सिस्टम, तो हो सकता है आपको इशू हो जाए। तो जब तक फाइनल नहीं हो जाए आंसर तब तक आप ओएमआर में वो मत करिएगा ऐसा, ठीक है। ओएमआर मूनशीट दोनों में होगा, ठीक है। चलो एमसीक्यू रफ कहाँ करेंगे आप, मेन जो आपका आंसर शीट है आप उसमें रफ कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। बट अल्टीमेटली आपका पेपर जो चेक होगा वो आपका उसी से चेक होगा, ओएमआर शीट से आपकी वैल्यूशन होगी। और रफ बुकलेट में आप अपना जो है उसको अटैच कर देना, रफ बुकलेट में जो आपका रफ वर्किंग्स है उसको अटैच कर देना मेन पे शीट के साथ, रफ वर्किंग्स ऑफ एमसीक्यूज, तो वहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सर, ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। मिलते हैं आप लोग से बहुत जल्दी, बाय बाय, टेक केयर।